चलिए बच्चों, तो अगला टॉपिक हमारा लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की कैटेगरी में सीक्वेंस में कौन सा है? ग्लोबलाइजेशन। बहुत पहले मैं एक बार आईसीएससी क्लास 10th का स्टूडेंट फॉर पीपल परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो एक आती है वो पढ़ रहा था। वहां पूछा गया 10th के बच्चे से, व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबलाइजेशन। बच्चा लिख के, इंक्रीज इन वर्ल्ड टूरिज्म इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। ऐसा कुछ नहीं होता। इंटीग्रेटिंग सबसे पहला शब्द, आर कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। कैसे होगा भाई? बैरियर्स रिमूव किए जाए। जो हम एक दूसरे के बीच में दुश्मनी बना के बैठे हैं, हम इनसे नहीं खरीदेंगे, हम उनको नहीं बेचेंगे, तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 2014 से पहले ग्लोबलाइजेशन तो था इंडिया में, बट बच्चों था क्या? इंपोर्ट ज्यादा होता था, फॉरेन डोमिनेशन ज्यादा होता था। क्योंकि सोनिया मौसी भी हमारी कहाँ की रहने वाली है? इटली की। तो कुछ ना कुछ तो अमेरिकन, यूके, इन सब के रिश्तेदार उनके वहां फंसे हुए हैं। तो वो हरकतें बहुत ज्यादा थी इनकी। बट मोदी जी कह रहे नहीं भैया, बी इंडियन, बाय इंडियन एंड सेल फ्रॉम इंडियन कंपनीज ओनली। तो इन्होंने कहा कि भैया हिंदुस्तान में चले आओ। धीरे धीरे इन्होंने दोस्ती स्ट्रांग की। काफी देश घूमे इन्होंने। और लोग पता है क्या बोलते थे? ये लड़का आवारा टाइप का है, दिन भर लोफर की तरह घूमता रहता है। बट लोफर की तरह घूमने में फायदा क्या हुआ? जब अभिनंदन जी को पकड़ के ले गए थे और छोड़ नहीं रहे थे, तो इंडिया ने मैसेज पहुंचा दिया चाइना के थ्रू पाकिस्तान को, भैया मिसाइल लॉन्च पे लगी हुई है, एक बटन दबाना है बस। शाम को 9 बजे तक छोड़ देना, नहीं तो बटन दब जाएगा। दबेगा और गिरेगा कहां? सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो एक बीच का रास्ता बनाया गया पाकिस्तान में, जिससे इंडिया पे भी नजर रखी जा सके। तो चाइना ने सोचा भाई हमारा तो धंधा चौपट हो जाएगा, और उसी के थ्रू चाइना अपने गुड्स अफगानिस्तान वगैरह वहां लेके जाता है, क्योंकि ऊपर मंगोलिया से उनके रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं है। प्लस चाइना को एक और एडवांटेज क्या है पाकिस्तान को हेल्प करने से, कि इंडिया के ऊपर भी उनकी नजर रहेगी। अगर अमेरिका कुछ उनके साथ साठगांठ करता है तो हम नजर रख पाएंगे। तो जब चाइना की खुद हालत खराब हुई, उन्होंने पाकिस्तान से बोला कि भैया पीछे हट जाओ। पाकिस्तान सुनने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान वेंट टू टर्की, वो लोग भी नमस्ते कर दिए। देन दे वेंट टू गल्फ, यूएई वालों ने मना कर दिया, सब इनके साथ थे। और आज हालात ये हैं जैसे डॉलर हर देश में चलता है, चल रहे हैं। आप पूरे गल्फ में कहीं चले जाइए, आपको भीम यूपीआई मिलेगा वहां पे, आपको रुपी का चलन मिलेगा, करेंसी कन्वर्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। किसी जमाने में इंडिया ऑयल खरीदा करता था, और अगर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो अमेरिका ने बैन लगा दिया था इंडिया के ऊपर। गल्फ को, रशियन कंट्री, सबको बोला इनको तेल मत बेचना। वो मान भी गए। क्यों? उस समय अमेरिका की दबंगई और दादागिरी ज्यादा थी। आज हमने इतने रिलेशंस बना लिए, तो अमेरिका अगर रेस्ट्रिक्शन लगाएगा भी, तो अमेरिका को खुद पता है दे आर वेरी स्ट्रांग नाउ, वो दूसरे से खरीद लेंगे। रशिया के साथ वैसे ही कोल्ड वॉर चलती है अमेरिका की, और हमने अभी रशिया से खरीदा ऑयल, और बदले में उनको S-400 भी हमने उनसे खरीदा, और कुछ वेपन्स यहां से बना के हमने उनको दे दिए। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये है रियल ग्लोबलाइजेशन आज का। तो अगर आपको न्यूज़पेपर में नजर आता है डॉलर का प्राइस इज गोइंग अप और फॉलिंग डाउन, कोई फर्क पड़ता है? जब हम उनसे कुछ खरीद ही नहीं रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। ओके, ट्रेड एक्सचेंज नहीं होती। ज्यादा ट्रेड जब हो रहा है, अब जो वो हो जरूर रहा है डॉलर में, बट अगेन हमारा इस समय एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा हुआ है। हम टूरिज्म पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि भाई मैन्युफैक्चरिंग में तो हम चाइना को कॉम्पीट नहीं कर सकते। चाइना का टूरिज्म जिंदगी में कभी डेवलप नहीं होएगा। क्यों नहीं डेवलप होगा? रीजन बीइंग, वर्ल्ड इन मेजोरिटी वॉज रूल्ड बाय इंग्लिशमैन, ब्रिटिशर्स। जहां जहां गए अपनी भाषा को प्रमोट किए। तो सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले लोग ग्लोब पे हैं बच्चों? इंग्लिश। और चाइना का कल्चर इतना स्ट्रांग है, वो अपने बच्चों को चाइनीज लैंग्वेज ही पढ़ाते हैं। आप चाइना अगर चले भी जाएं और लोगों से कुछ पूछें, तो जब तक आप चाइनीज नहीं बोलेंगे, वो आपकी बात का जवाब देंगे नहीं। जैसे इंडिया में, साउथ इंडिया में होता है, टिल्ले पो बोलते रहेंगे, बट आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपकी हेल्प करेंगे इंग्लिश बोल के, तो आप अपने चार पड़ोसी को यूपी से, नॉर्थ इंडिया से, पंजाब से वहां दुकान खुलवा दोगे मोमोज की। तो सब लोग सांबर इडली छोड़ के मोमोज खाने लग जाएंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो चाइना टूरिज्म ठेंगा कभी नहीं डेवलप कर पाएगा। उसके एक रीजन तो यही है, मोस्टली पीपल डू नॉट स्पीक इंग्लिश। व्हाट इट क्लियर? सेकंड, बाहर आते होंगे तो आती तो होगी। नहीं उनको आता सब कुछ है, चतुर है ना। क्योंकि अगर इंग्लिश बोलने लग गए तो लोग वहां ज्यादा आने लग जाएंगे। लोग ज्यादा आने लग जाएंगे तो उनकी इंडस्ट्रीज पे कंट्रोल हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि किसी और का कंट्रोल हमारे ऊपर हो। इज दैट क्लियर? इवन वहां पे जूम का भी हेड ऑफिस है। जूम जिस पर्सन का है, वो जो पर्सन है वो बॉर्न चाइनीज है, बट उसका धंधा यूएस में है। जूम का हेड ऑफिस यूएस में है। इसलिए क्योंकि अगर चाइनीज चीजों पे बैन लगाया जाए,
तो एटलीस्ट इनकी दुकानदारी चौपट ना हो। तो आईफोन जो पहले आता था तो इंडिया में बनने लग गया है, बट कुछ मॉडल्स अभी भी बाहर से आ रहे हैं, उसमें लिखा होता था मेड इन चाइना, डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया। अब जब चाइनीज गुड्स पे बैन लगा तो वो लोग क्या लिखने लग गए, मेड इन पीआरसी, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। मेड इन चाइना नहीं खरीदना है, मेड इन पीआरसी खरीद लेंगे। जब तक पता लगेगा पीआरसी भी चाइना ही है भाई, तब तक हम अपने वारे न्यारे सामान बेच के कर चुके सर होंगे। फर्क क्या है क्या? पब्लिक ऑफ चाइना और उसमें? ये तो लोगों को पता ही ना व्हाट इज मेड इन पीआरसी, तो लोग खरीदे जा रहे हैं सामान। चाइनीज गुड्स को बैन लगा दिया, आप कह रहे हैं हम चाइनीज गुड्स नहीं लेंगे, दुकानदार भाई साहब ये चाइनीज है देख लीजिए, आपको लगा मेड इन पीआरसी कुछ और होएगा, है ये भी मेड इन चाइना। जब तक बात खुलेगी फैलेगी तब तक 2-3 साल बीत जाएगा, तब तक वारे न्यारे हो चुके होंगे, हम इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, हमसे सस्ता कोई बना ही नहीं पाएगा। तो ये चीज मोदी जी को लगी कि भाई जैसे 1965 में शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, अमेरिका ने बैन लगाया क्योंकि हमारे यहाँ खाना इंपोर्ट होता था, आज हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये मोबाइल फोन है, अभी इसराइल ने कैसे वो पेजर ब्लास्ट करवाया था, कोई भरोसा नहीं है ब्लास्ट हो जाए, तो भैया हिंदुस्तान में बनाओ। इज दैट अंडरस्टूड? इसीलिए यहाँ चिप मेकिंग पे अब बहुत प्रमोशन किया जा रहा है। काफी बच्चों को बोला जा रहा है भाई कोडिंग क्लास 2-3 से पढ़ानी स्टार्ट करें, बट हमारे यहाँ पेरेंट्स नहीं, बहुत टफ है कोडिंग, बहुत टफ है। गणेश चतुर्थी के विसर्जन में जाना टफ नहीं है, पड़ोस के घर में कथा है वो टफ नहीं है, सारी मरी पढ़ाई टफ है बस, क्योंकि पढ़ने का एटीट्यूड खत्म हो चुका है। गॉट इट क्लियर? रीजन बीइंग बस मिल जाए सब कुछ। तो चाइना में यूट्यूब है, गूगल सर्च है, सब है, बट सब अपना है, वो यूएस वाले सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करते। उनको पता है अगर यूएस में हमारे बंदे कुछ सर्च करेंगे तो वो गूगल को यूएस में पता लग जाएगा, वो अमेरिकन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर देगा। तो चाइना में सब अपना चलता है, यूट्यूब भी अपना है, टिकटॉक भी अपना है, सब अपना है बेसिकली। हम क्या, हम सबको यूज करते हैं, अपना हमारा कुछ भी नहीं है। तो आप कुछ भी नया अगर सोचेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, किसी को ईमेल करेंगे भाई ये मेरा फॉर्मूला नई दवाई का, वो गूगल वालों ने अमेरिकन गवर्नमेंट को बता दिया है, और वो लोग आपसे पहले बना के उसका पेटेंट करा लेंगे, ठेंगा कुछ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो डिजिटल रेवोल्यूशन यूसेज की है, बट होनी चाहिए डिजिटल रेवोल्यूशन प्रोडक्शन की। ओके, बात समझ में आ गई भाई? तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब सबको समझ में आ गया? चलिए, सो है बहुत कॉम्प्लेक्स। इट इज अ सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज दैट एम टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। बट ग्लोबलाइजेशन का ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ एक इंपोर्टर बन के रह जाएं। तो हमारे देश में ये बात तो मोदी जी समझ गए कि भाई चाइना में अंग्रेजी बोलने वाले कम, इतना बड़ा है चाइना कि टूरिज्म को मैनेज करना भी मुश्किल है। प्लस इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल है, गर्मी के सीजन में टुवर्ड्स नॉर्थ इंडिया टूरिज्म बढ़ेगा, सर्दी के सीजन में टुवर्ड्स गुजरात एंड नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म बढ़ेगा। तो 12 महीने का धंधा है हमारा। इज दैट क्लियर? 12 महीने का बिजनेस है। अतिथि देवो भवा, हॉस्पिटैलिटी के लिए हम थ्रू आउट सिंस जनरेशन सिंस एजेस जाने जाते हैं। तो दीज आर द स्ट्रेंथ दैट वी हैव। खोपड़े में बात गई। वीकनेस क्या है? हमारे काफी लोग फ्रॉड है, जाता इंसान बनारस हरिद्वार नहाने के लिए, उसका कपड़ा लेके भाग जाते हैं। तो इसको थोड़ा पुलिस सिस्टम क्रिमिनल को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ओके, तो भाई प्रोडक्शन में तो बहुत समय लगेगा चाइना को कॉम्पीट करने में, और प्रैक्टिकली शायद हम कर ही ना पाए इस जन्म में। चलो टूरिज्म को बढ़ाएं, जो टूरिज्म से फॉरेन प्रोडक्शन सॉरी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा उसको लगाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में। क्यों? प्रयागराज में 2025 में कुंभ आने वाला है, और पूरे देश के साथ साथ शहर का भी चेहरा सुधारा जा रहा है। अब ये एक इंडिया के मैप का बन रहा है, पार्क बन रहा है चिल्ड्रन, तो इंडिया का मैप इतना बड़ा ना हो जाए, पाकिस्तान को भी इसी में ले लो। पार्क बन रहा है अरेल में, सब इसीलिए ताकि बाहर से लोग आए तो कुछ सोचें। ओके, सो इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क, जो मोदी जी घूम घूम के दोस्त यार बनाए, एक्टिविटीज टू ओवरटेक इकोनॉमिक सोशल एंड ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, तो बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाना। तो आज अगर यूपीआई, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सार्क समिट में एक बार बोला था कि जितने सार्क नेशन हैं इंडिया एंड एडजॉइनिंग नेशन, करेंसी एक कर दो, तो करेंसी फ्लक्चुएशन से जो नुकसान होता है वो एटलीस्ट होना बंद हो जाएगा। बट बात यही फंस गई, किस देश की करेंसी फिर चलेगी? ओके, और अगर कुछ देश हमारे साथ आना भी चाहते हैं, ये अमेरिका उसको छोड़ता ही नहीं है। पाकिस्तान की हमारी दोस्ती हो सकती है, बट अमेरिका कहता है ना 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 ना, अगर दोस्ती हो गई वेपन कौन खरीदेगा? तो वो चाहते ही नहीं मुद्दा सुलझाना। तो इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट इज नॉट अ सोशल और ज्योग्राफिकल डिस्प्यूट, इट्स एन इकोनॉमिकल डिस्प्यूट। दुकान है दुकान। तो जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट अ स्टेट, इट इज एन इंडस्ट्री।
सब अपनी दुकानदारी वहां चला रहे हैं। ओके, चलिए भाई। सो चेंजेस मेड बाय ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। पहला बच्चों, नई टेक्नोलॉजी मिल गई, नहीं तो आज भी ये पेन खादी का होता और आपके कपड़े सिर्फ खादी के होते। नई टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में कभी आती ना, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा वेंडिंग मशीन जैसी चीज इंडिया में कब से आई। तो हम तो थे उस जमाने में, 1991 में आई वॉज इन क्लास 5, जब ये नई नई चीजें इंडिया में, अरे ये भी है, अरे ये भी है। सोचिए पहले ये सब कुछ था ही नहीं। लैपटॉप तो आप सोच ही नहीं सकते क्या था। डेस्कटॉप कंप्यूटर किसी घर में होता था? फाइल सेव करने में 1.5 से 2 मिनट लगते थे, 1.5 से 2 मिनट। आज तो ब्लिंक ऑफ द आई से पहले ऑटो सेव हो रहा है। आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, क्लाउड स्टोरेज के साथ इंटरनेट कनेक्टेड है, फाइल सेव होती जा रही है। ये सब था ही नहीं उस जमाने में। कैमरा होना, वीडियो कैमरा होना लग्जरी माना जाता था। सो ऑटोमेटिक परमिशन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज को दी गई। 1 करोड़ रुपए तक का जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, उनको टेक्नीशियंस हायर करने के लिए इंडिया में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। बट जब ये पॉलिसी आई तो भाई टेक्नीशियंस जो आप बाहर से लाना चाहते हैं बिल्कुल ले आइए। हम उनको कितने केसेस में जल्दी से जल्दी दे देते थे सिटीजनशिप एज वेल। 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर है तो थोड़ा सा परमिशन चाहिए। बट ध्यान दीजिए बच्चों, किस जमाने की बात कर रहे हैं? 1991। आज क्या चल रहा है? 2024, खत्म पे ये लगभग 3 महीना बस और बचा है, 4 महीना। तो सो कॉल्ड कितने साल हो गए? जोड़ लीजिए, 33 ईयर्स। 33 ईयर्स। तब का 1 करोड़ रुपए आज कितना होता? लगभग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ले लें, अगर 10 से 12% का रिटर्न मान लें तो कॉन्सेप्ट लगाइए रूल ऑफ 72 का, 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। कितने साल में? 6 साल में। तो 1991 का 1 करोड़ 1996 में या 7 में डबल हो गया। 97 से 2000, 3, 12 गुना, 6 का डबल 12। 2009 में 24, 2015 में 48, 2021 में 96 और 2024 में कम से कम 270 करोड़ के आसपास। तो उस समय का 1 करोड़ अगर 12% का रिटर्न मान ले मार्केट का, तो आज कितना होता है? आज तो आप 1,000 करोड़ ले आइए, आपको परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। ओके। और इंडियन रुपी को डी वैल्यू किया गया। डी वैल्यू का मतलब मैंने आपको बताया था, आप ऑपोजिट गवर्नमेंट के साथ, ऑपोजिट गवर्नमेंट मतलब आपके देश की गवर्नमेंट नहीं, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ मिलके सेटिंग करते हैं। कल तक $1 80 का था। हिंदुस्तानी लोग मान नहीं रहे हैं बात, दनादन इंपोर्ट किए जा रहे हैं। इन नालायकों को रोकने के लिए हमने यूएस से बोला प्लीज हेल्प अस, और कोई भी हिंदुस्तानी अगर डॉलर मांगने आए, 90 रुपए से कम में उसको मत देना। हमारे जो बिडेन साहब क्या बोल रहे हैं, अगर $1,000 का आईफोन है, कितने का बच्चों? तो कल तक ये आईफोन हिंदुस्तानियों को कितने का कॉस्ट करता था? 80,000 का। आज मोदी जी आप बोल रहे हो कि डॉलर को 90 कर दो बढ़ाकर, तो $1,000 का आईफोन अब कितने का मिलने लग जाएगा? 90,000 का। स्टिल दोज नंबर ऑफ इंडियंस विल कंटिन्यू टू बाय, और सम इंडियंस वुड बैक आउट। सम वुड बैक आउट, क्योंकि भाई वहां तो $1,000 का ही था। हमारे देश में जब डॉलर 80 रुपए का था तो आईफोन 80,000 का कॉस्ट करता था। हमने जान पूछ के उनको फोन कर दिया, कोई डॉलर मांगने आएगा 90 से कम में मत देना, बढ़वा दिया पैसा, तो आईफोन खरीदना महंगा बन जाएगा। तो जब आईफोन खरीदना महंगा पड़ जाएगा, स्टिल क्या उसी क्वांटिटी में इंडियन आईफोन खरीदेंगे? कुछ लोग भागेंगे। इससे होगा क्या? यूएस से आने वाले आईफोन्स, यूएस से आने वाला कोई भी सामान कम हो जाएगा, इंपोर्ट कम होगा। हमारे देश में उन चीजों की फैक्ट्री लगवा देते हैं, यहां के लोग हमारे देश से ही खरीद लेंगे। बिजनेस तो बराबर मिल गया, लोगों को फोन भी मिल गया, गुड्स भी मिल गए, और दूसरे देशों को हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अल्टीमेटली लॉस सफरर कौन हुआ? अमेरिका या इंडिया? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का धंधा चौपट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जो बिडेन बोलेंगे भाई हमने डॉलर का प्राइस आपके कहने पे बढ़ाया अगर, तो हमारा तो आईफोन ही बिकना बंद हो जाएगा। भाई लोगों को बात समझ में आ रही है? अनुष्का जी समझ पा रही है? काव्या जी, पीपल ऑन द हॉट सीट समझ पा रहे हैं? यस सर। तो भाई जो बिडेन साहब बोलेंगे मोदी जी मैं कर नहीं पाऊंगा ये, मोदी जी बोलेंगे ठीक है,
हमारे इंडिया में जो न्यूक्लियर प्लांट्स चल रहे हैं, हम रशिया को उस पर काम करने की परमिशन देंगे। जो हमारे टूवर्ड्स चाइना एयरपोर्ट्स हैं, उसके जो एयर स्ट्रिप्स हैं, हम रशिया को उस पर अपना रिहर्सल करने का मौका देंगे। तो मेरे का सोचेगा इनकी रशिया से दोस्ती बढ़ रही है, तो कहीं ये मिल के हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। जो खुद चोर होता है दूसरे को भी चोर समझता है, जिसकी खुद की हरकतें आतंकवादी वाली हो दूसरे को भी आतंकवादी समझेगा। गॉट इट क्लियर? तो उनके मन में डर आ जाए, नहीं नहीं नहीं, 90 हम 95 कर देते हैं, ऐसी क्या बात है। आप हमें अपने न्यूक्लियर प्लांट पे काम करने दीजिए, आप हमें अपनी एयर स्ट्रिप्स यूज करने दीजिए, ताकि हम रशिया के ऊपर नजर रख पाए। तो मोदी जी ने सोचा मेरा काम निकल रहा है, भाड़ में जाए रशिया, भाड़ में जाए यूएसए। तो यूएस और रशिया दो बिल्लियां हैं और हम बंदर हैं। तो बिल्ली की लड़ाई में कौन जीतता है? बंदर आधी रोटी उसकी खाई, आधी, अच्छा तुम्हारी रोटी छोटी हो गई, ला तुम्हारी और खा ले। लास्ट में पूरी रोटी गड़प कर गए। इज दैट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डीवैल्यूएशन। चाइना बड़ा बदमाश है, वो जान पूछ के अपने येन को, व्हाट सॉरी युआन को और डॉलर को डीवैल्यू करता रहता है, इसलिए ताकि यूएस से आने वाला सामान कम हो जाए। जब डॉलर महंगा होगा तो लोग यूएस का सामान खरीदना कम कर देंगे। करते हैं वो, वर्ल्ड बैंक में जाके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में कंप्लेन करते हैं वो लोग, बट फिर बाद में थोड़ा सा कम कर देते हैं, तब तक उतना माल बेच देते हैं ना। इज दैट क्लियर नॉट? आपको पता है कि छोटा भाई कंप्लेन कर देगा मम्मी से, आप उसको मारेंगे, दो चार कंटाप तो तब तक मार ही लोगे जब तक कंप्लेन करेगा। इज दैट अंडरस्टूड? पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया चौराहे पे, हेलमेट नहीं लगाया था, आपको पता है कि आपके मौसा जी बड़े अधिकारी हैं, बट तब तक तो पुलिस वाला दो चार कंटाप मार के अपनी ईगो सेटिस्फाई कर ही लेगा ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ओके। तो चाइना ये भी बोल सकता है भाई हम क्यों ना डीवैल्यू करें, हमारे लोग बाहर से सामान खरीदते हैं, हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री मर रहा है, तो हम पहले अपने लोग को खरीदें, देखें कि बाहर वालों को देखें पहले। इज दैट क्लियर? तो फिर आपस में कुछ नेगोशिएशंस हो जाते हैं, चलो अच्छा 3 महीने के लिए डीवैल्यू करना। तो जान पूछ के रूपी को डीवैल्यू किया गया, डॉलर महंगा हो जाए और बाहर से आने वाला सामान डिस्करेज हो जाए। इज दैट क्लियर नॉट? और कितना डीवैल्यू किया बच्चों? 20%। मतलब कल रात में अगर डॉलर का प्राइस 15 रुपए था, आप उठे तो पता लगा 18 हो चुका है। एक इसमें फायदा भी है बच्चों, मेरे मौसा जी और आपके फूफा जी यूएस में रहते हैं, वो इंडिया आना चाहते हैं दुकान खोलने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए। फोन किया हम लोग ने, और मौसा जी ठीक ठाक? मौसा जी कह रहे हैं 100 करोड़ डॉलर मैं लेके आना चाहता हूं। आप कह रहे हैं रुक जाइए, आज डॉलर का दाम 80 रुपए है, आपका 100 करोड़ यहां पे 8,000 करोड़ बनेगा। 100 × 80, सुन रहे हैं कि अगले 3 दिन में डी वैल्यू होने वाला है। एक डॉलर कितने का हो जाएगा? 90 रुपए का। तो जो लोग इस मौसम में 100 करोड़ लेके आए, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 8,000 करोड़। उनका 100 करोड़ हिंदुस्तान में कितना बना? 8,000 करोड़। जो लोग इस मौसम में हिंदुस्तान पैसा लेके आए, उनका 100 करोड़ कितना बना? 9,000 करोड़। तो दे विल गेट मोर रिसोर्सेज इन द कंट्री एंड दीज पीपल वुड गेट लेस रिसोर्सेज। तो फायदा क्या होगा? वहां से आने वाला पैसा अपने आप बड़े पे कन्वर्ट होगा, बड़ी प्राइस पे, लोगों को ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। नहीं समझ में आ रहे? विराट कोहली जी यूएस से इंडिया आए 1 डॉलर लेकर, एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक पिए बस। अनुष्का शर्मा जी 3 दिन बाद आई 1 डॉलर लेकर, एक बॉटल कोल्ड ड्रिंक के साथ 2 समोसा भी खाली 5-5 रुपए का। फायदे में कौन रहा? अनुष्का जी। अनुष्का शर्मा ना बोलो बीवी किसी की, अनुष्का जी बोलना है। समझ में आ गया? हाँ अनुष्का जी, आप समझ गई कि नहीं? यस सर। चलिए, खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया। तो विराट कोहली ने पूछा तुम्हें कैसे बात पता थी? मैंने सर का लेक्चर अटेंड किया था ना, तुमने अटेंड नहीं किया, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। इंटीग्रेट द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड यूनियन बजट 92-93 में इंडियन रुपी को कन्वर्ट करने की परमिशन आ गई। पहले रुपी का डॉलर में कन्वर्जन जो होता था एक लिमिट तक होता था, और लिमिट बड़ी लो थी। जैसे साल भर में आप सिर्फ 1,000 डॉलर ही कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद लिमिट को बच्चों 1,25,000 डॉलर तक कर दिया गया था। मतलब 1,20,000 डॉलर तक कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करिए 80 के साथ, कम से कम 10 करोड़ रुपए हो गए। ओके। 5 ईयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी स्पेशल अनाउंस की गई थी, जिसके तहत हम एक्सपोर्ट्स को ज्यादा प्रमोट करेंगे और इन लोगों की अर्निंग्स पे टैक्सेस विल बी वेरी 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 लेस। कुछ सेक्टर्स में तो एक्सपोर्टर्स की अर्निंग पे टैक्स भी 0 कर दिया हमने। आप एक्सपोर्टर हो, आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है, कमाओ जितना कमाना है। तो सर सरकार को क्या फायदा? अरे भैया एक्सपोर्टर हो ना, अपना सामान बेचोगे, सर्विस बेचोगे, तो कौन सी करेंसी आएगी? डॉलर। गवर्नमेंट मेरे क्या कह रही है? सर देश के अंदर अगर बच्चों को पढ़ाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो टैक्स देना पड़ेगा, बट अगर फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं और डॉलर आते हैं, तो हम उस पर आपका टैक्स छोड़ देंगे। क्यों भाई?
क्योंकि ये डॉलर आप हमको देंगे, हम रुपये में कन्वर्ट कर देंगे और फिर ये डॉलर यूज करेंगे अपने डिफेंस इक्विपमेंट की परचेज का पेमेंट करने के लिए। तो मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा हूं। नहीं समझे? समझ गए ना भाई? चलिए, सो इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल कंपटीशन के साथ लाया जाए, इसलिए कस्टम ड्यूटी काफी चीजों पे जो 250% तक थी उसको रिड्यूस करके 10% कर दिया गया, ताकि फॉरेन से खरीदे जाने वाला सामान, नहीं यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी की बात हो रही है, अगर आप कोई एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट खरीद रहे हो, मान लीजिए हिंदुस्तानी रुपये में वो मशीन 1 लाख की है, अगर 250% उस पर टैक्स लग गया तो 2.5 लाख तो टैक्स हो गया, मशीन कितने की पड़ेगी? 3.5 लाख। तो 1 लाख की मशीन को जब 3.5 लाख में खरीदोगे, ठेंगा सामान सस्ता बेच पाओगे हिंदुस्तान में? तो इंडिया तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा भी सकता है, नहीं नहीं बढ़ा सकता है, बट अगेन ये भी अग्रीमेंट होता है, जैसे गैट, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अगर हम यूएस से आने वाले सामान पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे ताकि यूएस का सामान हमारे यहाँ ना आए, तो यूएस कहेगा बेटा इंडिया से जो सामान आ रहा है ना, हम उस पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें, तुम्हारा भी आना है। तो अभी कुछ समय पहले मैगी के ऊपर केस वेस कर दिया था लोगों ने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैगी के ऊपर एक छापा डलवा दिया नेस्ले पे, और मैगी को कुछ दिन के लिए बैन करवा दिया। वहां पे बाबा रामदेव के नूडल्स बैन करवा दिए गए थे यूएस में। तो आप हमें परेशान करेंगे, हमारे लोग आपको परेशान करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, सो पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड्स क्या थे भाई ग्लोबलाइजेशन के? हमारे ग्लोबल मार्केट्स के एक्सेस बढ़ गए। जहां हम पहले बाहर जाकर सामान नहीं बेच पाते थे, अब परमिशन मिल गई और रास्ते खुल गए हैं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा एयर फ्रायर जैसी चीज इंडिया में आएगी। बर्गर पहले भी था इंडिया में, ऐसी बात नहीं है, 90s के बाद था, बट उसके बाद जब और आगे मैकडोनल्ड्स वगैरह आए इंडिया में, 90s के पहले भी खैर बर्गर होता था। मैं क्लास 1 में जब था, समवेयर इन द ईयर 1986 यू कैन से, तो हमारी मम्मी हमको टिफिन में बर्गर देती थी। बट क्या बर्गर बनाने की वो टेक्नोलॉजी हमारे पास थी जो मैकडोनल्ड्स के पास थी? नो। फ्रेंच फ्राइज कैसे होते थे भाई? वो आलू काटा, आड़ा तिरछा। क्या रेक्टेंगुलर फ्राइज आपने मैकडोनल्ड्स के पहले कहीं देखे थे? नो। मशीनें आ गई, एक खच्चे से आलू मारा, सब कट गया, स्पीड बढ़ गई। तो ये सारी चीजें, टेक्नोलॉजी इसी की वजह से ही आई थी चिल्ड्रन। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कंट्रीज को नजर आए। एप्पल क्यों आज हिंदुस्तान आया 2022-23 में? उनको पता लग गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग चाइना में कोविड से मर गए। चाइना ने ही इस वायरस को बनाया, इकलौती चीज चाइना की थी जो इतनी चली। नहीं तो चाइनीज सामान तो वैसे ही है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। अपने लिए बेस्ट बनाएंगे, दूसरों को जो बेचना होगा घटिया बना देंगे। ओके, तो चाइना की बेइज्जती भी पूरे दुनिया में हो रही है। एप्पल वालों को लगा, वो जो टिम कुक साहब थे, कि अगर चाइना के साथ वर्ल्ड बैंक ने, डब्ल्यूएचओ ने, आईएमएफ ने रेस्ट्रिक्शन कर दिया कि भाई ये वायरस बना के पूरे दुनिया को परेशान कर रहे हैं, चाइना तुम 3 साल तक किसी के साथ ट्रेड नहीं करोगे, तुम्हारी फैक्ट्री तो बेकार हो जाएगी, तो चलो प्लांट इंडिया में लगा लो। क्योंकि इंडिया में हमको आईफोन यूजर्स की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। इज इट क्लियर? इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। चाइना अगर बोलेगा, ए टिम कुक, तुम तो बोले थे 10 साल फैक्ट्री नहीं हटाओगे, कोई बात नहीं, नहीं हटाएंगे, ये लगे रहने दो, प्रोडक्शन डाउन कर दो। ये बोलकर लोग मर गए, लोग भाग गए, लोग आना ही नहीं चाहते हैं, या यहां पे हमको लोगों को रिक्रूट करने में पैसा ज्यादा देना है, या अच्छा कुछ भी, नमस्कार हम जा रहे हैं देश छोड़ के। इज दैट अंडरस्टूड? इंडिया एक बड़ा बाजार है। इंडिया के अगल बगल अफ्रीकन मार्केट्स अभी बड़ा बाजार डेवलप हो रही हैं, क्योंकि अमेरिका ने काफी ऑर्गेनिक फार्म्स किराए पे लिए हुए हैं अफ्रीका में, जहां पे वो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, हर्बल लाइफ, एम्वे के प्रोडक्ट्स वहां बनाते हैं और पूरी दुनिया में बेचते हैं। तो आने वाले टाइम में अफ्रीका भी एक, आप बोल सकते हैं, हाईली प्रॉफिटेबल कॉन्टिनेंट बनने वाला है। तो वहां पे लोगों की आईफोन की डिमांड बढ़ेगी। तो एप्पल कह रहा है भैया हिंदुस्तान में दुकान लगा लो, चाइना से ज्यादा कमा लेंगे। लॉजिक समझ में आ गया? क्यों मैक्सिमम कार कंपनीज इंडिया में आती हैं? भाई यहां पे जो हमारी लेबर है, दैट इज वेरी 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 चीप। खोपड़े में बात गई, चाइना में चीप थी। उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी अप्लाई की, जिसके तहत पिछले 5 साल में उन्होंने एक्सपीरियंस किया, दे हैव मोर नंबर ऑफ बुड्ढा पीपल रादर देन यंग पीपल। तो उनके यहाँ दवाई खाने वाले मुंह ज्यादा हैं और पैसा कमाने वाले हाथ कम है। बट इंडिया में तो ऐसा है ही नहीं, दैट्स व्हाई दे आर शिफ्टेड। क्रिटिसिज्म क्या है? जो हमारे मार्केट्स बढ़ते हैं उसमें डेवलप्ड कंट्री को ज्यादा फायदा है। सर कैसे? एप्पल बनाता है आईफोन 15,000 रुपए में और देश में बेचता है 75,000 में। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि भाई मान लीजिए 18% का जीएसटी है, वो भारत सरकार को मिल गया, कुछ कंट्री में एम्प्लॉयमेंट हो गया,
बट मेजॉरिटी पार्ट ऑफ प्रॉफिट एप्पल कहां लेकर जाएगा? अमेरिका। तो सर मोदी जी कुछ बोल नहीं सकते? मोदी जी कह रहे कोई बात नहीं, अभी गरज अपनी है, थोड़े पैर जमा लो, थोड़ा कमा लें, फिर इनके ऊपर शिकंजा कसेंगे कि भाई जितना कमाओगे 80% प्रॉफिट इंडिया में रिटेन करना पड़ेगा। तब तक लेट अस इन्वॉल्व आवर सेल्फ, चिप मेकिंग में थोड़ा स्पेशलाइज कर जाए, तो एप्पल चिप्स ही हमें खरीदेगा। जो 15,000 के मोबाइल में 3,000 की चिप लगती है, भी हमारी बिकेगी यहाँ पे, हम इसमें कमा लेंगे कम से कम। तो फिएट इंडिया में पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। फिएट की गाड़ी इंडिया में 0.27% बिकती है, बहुत ज्यादा नहीं बिकती, बट मारुति की सारी गाड़ी में इंजन किसका लगा है? फिएट का। तो कोई बात नहीं, मेरी दुकान पे कोई नहीं आना चाहता, बट मेरी चटनी दूसरे दुकान पे खूब बिक रही है, तो मैं चटनी बेच के पैसा कमा लूंगा। ओके। ग्लोबलाइजेशन कॉम्प्रोमाइजेस विद वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ द पीपल इन पुअर कंट्रीज। हाँ, ये बात तो सही है कि भाई इंडिया तरक्की कर रहा है, बट इंडिया नहीं तरक्की कर रहा। इंडिया में एप्पल तरक्की कर रहा है, सैमसंग तरक्की कर रहा है, रिलायंस तरक्की कर रहा है, अडानी तरक्की कर रहा है, एवरेज इंडियन सिर्फ परेशान है। ओके, तो ये ग्लोबलाइजेशन का नुकसान भी है। जितना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन होगा उतनी डिस्पैरिटी बढ़ेगी। तो आप अगर देखें, इंडिया का पिछला 75 साल डेफिनेटली ग्रोथ हुआ, बट ऐसा नहीं है कि अगर 1991 में लेबर को हिंदुस्तान में 60 रुपए मिलती थी एक दिन की लेबर, और आज उसे कितनी मिलती है? 400 रुपए। तो आप बोल सकते हैं 7 टाइम्स पिछले 25 साल में इसकी कमाई बढ़ी। जरा कॉर्पोरेट्स की कमाई जोड़ लीजिए कितनी है, वो 700 गुना बढ़ी होगी कम से कम। सो वर वी एबल टू पास द फ्रूट्स ऑफ बेनिफिट टू द पुअर कम्युनिटी? नो। मुंबई में धारावी पहले भी था, वो आज भी है। इज दैट क्लियर? तो एवरेज इंडियन उतना सक्सीड नहीं कर पाया इनकम के टर्म्स में जितना एवरेज कॉर्पोरेट सक्सेस किए। तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। समझ गए ग्लोबलाइजेशन की कहानी मेरी जुबानी?